हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं रासायनिक बलगत की चैप्टर। उसमें जो भी टॉपिक्स अपन ने पढ़े हैं, आज जो टॉपिक है वो है अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। क्योंकि लास्ट टाइम अपन ने कल पढ़ा था एक रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, इसके अलावा रेट कांस्टेंट की यूनिट्स अलग अलग कोटि के अकॉर्डिंग उसकी इकाई अलग अलग प्राप्त होती हैं। आज हम बात करेंगे कि जो अभिक्रिया वेग है वह किस प्रकार से परिवर्तित होता है, उसके वेग को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो आता है, सबसे पहला पॉइंट आता है अभिकारकों की सांद्रता। कौन सा पॉइंट है? अभिकारकों की सांद्रता। इसको अपन कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब होता क्या है, अब हम ये कहते हैं कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ऐसा एक रूल के अनुसार आता है। माना कि एक अभिक्रिया पर लिख रहे हैं, माना कि A + B बन क्या रहा है यहां से उत्पाद। तो एक नियम आता है, कौन सा? द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम से क्या लिखते हैं? अभिक्रिया वेग समानुपाती A की सांद्रता और B की सांद्रता। तो यहां से अपन द्रव्य अनुपाती क्रिया नियम होता क्या है? इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग उस अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये अभिकारक अणु हैं, इनकी सांद्रता है, इनके गुणनफल के कौन समानुपाती है? अभिक्रिया वेग। यदि इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ती है तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, अभिकारकों की सांद्रता घटती है तो अभिक्रिया वेग के मान में कमी आएगी। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता के समानुपाती होता है। ठीक है, माना कि AB की सांद्रता जैसे जैसे अपन बढ़ाते जाएं वैसे वैसे अभिक्रिया अग्र दिशा में जाएगी। अगर AB की मात्रा कम हो जाएगी तो अभिक्रिया अग्र दिशा में धीमी गति से जाएगी। तो शुरुआत में अपन कहते हैं कि अभिकारक अणुओं की सांद्रता ज्यादा होती है तो अभिक्रिया वेग तीव्र होता है, लेकिन बाद में अभिकारक अणुओं की सांद्रता क्या होती है? कम होती जाती है, तो अभिक्रिया वेग के मान में क्या आती है? कमी। तो डिपेंडिंग ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अगर बढ़ेगा या रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ेगी तो अभिक्रिया वेग भी बढ़ेगा, क्योंकि दोनों आपस में समानुपाती होते हैं। तो ये तो पहला कारक हो जाता है अभिकारकों की सांद्रता। अब बात करेंगे दूसरे कारक के बारे में। दूसरा कारक है, अभिकारकों की सांद्रता के बाद दूसरा कारक है अभिकारकों की प्रकृति। इसको अपन कहते हैं नेचर ऑफ रिएक्टेंट। नेचर ऑफ रिएक्टेंट। अब यहां से क्या होता है कि हमें पता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। तो यहां से अपन ये कहें कि सभी अभिकारकों की जो प्रकृति है, सभी की नेचर है वो भिन्न भिन्न होती है। कोई तीव्रता से क्रिया करता है, कोई धीमी गति से क्रिया करता है। वो डिपेंड किस पे करता है? अभिकारक की प्रकृति पर। जैसे एग्जांपल अपन लें, माना कि एक अभिक्रिया है NO + ½ O2। इसकी क्रिया होती है फास्ट और बनता क्या है? NO2। एक दूसरी अभिक्रिया ले रहे हैं अपन CO + ½ O2। यहां से क्या बनता है? CO2, लेकिन अभिक्रिया कैसी होती है? स्लो। देखो दोनों अभिक्रिया सेम दिख रही है अपन को। एक में NO क्रिया करके NO2 बनाता है, दूसरी अभिक्रिया में CO क्रिया करके CO2 बनाता है। लेकिन अब हम देखें कि एक अभिक्रिया कैसी है? फास्ट है, एक अभिक्रिया कैसी है? स्लो है। तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? NO और CO पर। NO में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, उन दोनों के मध्य क्या प्रेजेंट है? द्विबंध।
नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मध्य क्या प्रेजेंट होता है, द्विबंध। लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के मध्य क्या प्रेजेंट होता है, त्रिबंध। तो हम ये कहें कि द्विबंध और त्रिबंध में से कौन ज्यादा प्रबल होता है, तो प्रबल बंध कौन सा है, कार्बन मोनोऑक्साइड का है, और दुर्बल बंध किसका है, NO का है। जो बंध दुर्बल है वो तीव्रता से विघटित होगा, और तीव्रता से विघटित होने के साथ उसकी जो क्रियाशीलता है उसका मान भी क्या होगा, अधिक होगा, या अभिक्रिया अधिक वेग से संपन्न हो जाएगी। तो डिपेंड किस पे कर रहा है, NO और CO की प्रकृति पर। यहाँ बंध प्रबल है तो अभिक्रिया धीमी गति से हो रही है, यहाँ बंध दुर्बल है तो अभिक्रिया तीव्र वेग से संपन्न होगी। तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की प्रकृति पर निर्भर करता है, क्योंकि किसी रासायनिक अभिक्रिया में कुछ पुराने बंध टूटते हैं, कुछ नए बंधों का निर्माण होता है, जो या जिसके टूटने और बनने की जो प्रकृति है या टूटने और बनने का जो कारण है वह उनकी प्रकृति पर निर्भर करता है। तो ये दूसरा कारक हमने क्लियर किया है यहाँ पे, अभिकारकों की प्रकृति। अगला अपन बात करेंगे तीसरा कारक कौन सा होता है, वो अपन पढ़ेंगे ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव तीसरा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। देखें, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है ताप के, अभिक्रिया वेग समानुपाती होता है किसके, ताप के। तो अपन ये कह सकते हैं यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाया जाता है तो अभिक्रिया वेग के मान में वृद्धि होती है, अभिक्रिया वेग बढ़ता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के ताप में वृद्धि करने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, जिससे अधिक अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं, जिससे अभिक्रिया वेग बढ़ जाता है। तो अपन कह सकते हैं कि ताप बढ़ाने के साथ साथ अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, अधिक अभिकारक अणु क्रिया करके उत्पाद बनाएंगे और अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाएगी। इसको हम ताप गुणांक के द्वारा भी व्यक्त कर सकते हैं, ताप गुणांक के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं। ताप गुणांक बराबर होता है K T + 10 डिग्री सेल्सियस अपॉन KT। तो यहां से क्या आता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना बढ़ जाता है। यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग 10 गुना 2, यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया का ताप 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाता है तो उस अभिक्रिया का वेग 2 से 3 गुना हो जाता है, जिसे ताप गुणांक के रूप में व्यक्त करते हैं। तो ताप गुणांक की परिभाषा क्या होती है, 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक तथा T डिग्री सेल्सियस पर वेग स्थिरांक का अनुपात। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर वेग स्थिरांक तथा T डिग्री सेल्सियस ताप पर वेग स्थिरांक का अनुपात ताप गुणांक कहलाता है। ठीक है, सीधा सा पॉइंट है, ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाएंगे तो वेग कितना हो जाएगा, लगभग 2 से 3 गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 3 कारक हमने पढ़े हैं, अभिकारकों की सांद्रता, अभिकारक की प्रकृति, तीसरा है ताप का प्रभाव। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट कारक के बारे में, और नेक्स्ट कारक कौन सा आता है, वो है उत्प्रेरक का प्रभाव। तीसरा कारक, चौथा कारक कौन सा आता है, उत्प्रेरक का प्रभाव। देखो, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। कैसे आएगा देख लें। उत्प्रेरक हमने कभी पढ़ा होगा, पहले भी अपन पढ़ते हैं, लोअर क्लास में पढ़ते हैं कि उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं। उत्प्रेरक ऐसे पदार्थ होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं और स्वयं अपरिवर्तित रहते हैं।
उत्प्रेरक भी मुख्य रूप से दो होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। ये ऐसे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाएं, धनात्मक उत्प्रेरक कहलाएंगे, और ऐसे उत्प्रेरक जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को घटाएं, उन्हें अपन कहते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। तो धनात्मक उत्प्रेरक किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है वो देख लें। हम देखें एक अभिक्रिया के लिए एक तरफ क्या है ऊर्जा की वैल्यू और एक तरफ क्या है अभिक्रिया। अब इसके लिए अपन ग्राफ अगर बनाएं, माना कि एक अभिक्रिया में R से क्या बन रहा है P, तो यहां क्या है R है और यहां पे क्या है P है। अब इसमें अपन देखें कि अगर इस R को, R का मतलब है अभिकारक और P का मतलब क्या है उत्पाद प्रोडक्ट। R का मतलब रिएक्टेंट अभिकारक और P का मतलब प्रोडक्ट उत्पाद। अब यहां से अपन कहते हैं कि अगर R को P में कन्वर्ट होना है तो उसको यहां से यहां तक की दूरी तय करनी पड़ेगी, इस ऊंचाई की पार करना पड़ेगा। मतलब इस R को इस P तक पहुंचना है या P में बदलना है तो इस ऊंचाई को पार करना पड़ेगा। मतलब इधर क्या है हमारी ऊर्जा, मतलब इतनी इसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी। मतलब अभिकारक को उत्पाद में बदलने के लिए इतनी कम से कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी जिससे इस ऊंचाई को ये पार करके उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो यहां से यहां तक की जो ऊर्जा है, इस ऊर्जा को क्या कहते हैं, इस ऊर्जा को अपन कहते हैं EA, और EA का मतलब होता है सक्रियण ऊर्जा। क्या कहलाती है सक्रियण ऊर्जा। किसी अभिकारक अणु के लिए आवश्यक वह ऊर्जा जो उन्हें उत्पाद में बदलने के लिए काम में ली जाती है, या किसी रासायनिक अभिक्रिया में बाहर से दी गई वह अतिरिक्त ऊर्जा जो उन्हें उत्पाद अभिकारक से उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, या किसी अभिकारक अणु को दी गई वह न्यूनतम ऊर्जा जो उसे अभिकारक अणु में बदलने के लिए आवश्यक होती है, सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। नाम ही अपना दिख रहा है कि ऐसी ऊर्जा जो किसी अभिकारक अणु को एक्टिव करती है, सक्रिय करती है, जिससे कि वह सक्रिय होने के बाद उत्पाद में परिवर्तित हो जाए, उस ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। अब यहां से बन गए हैं कि शुरुआत में R को P में कन्वर्ट होना तो इतनी एनर्जी की आवश्यकता है जब उत्प्रेरक उपस्थित नहीं है। लेकिन अपन ये कहें अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति हो जाए तो यहां पर अपन ये कहेंगे कि ये उत्प्रेरक उस अभिकारक अणु के लिए या उस अभिक्रिया के लिए एक कम ऊर्जा वाला, उस अभिक्रिया के लिए एक कम ऊर्जा वाला पथ प्रदान कर देता है। मतलब शुरुआत में ऊर्जा इतनी चाहिए थी, लेकिन उत्प्रेरक अपन लिया तो इसकी एनर्जी का मान क्या हो जाएगा घट जाएगा, मतलब इस ऊंचाई का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। एनर्जी कितनी चाहिए अब इतनी, तो ये ज्यादा है या ये ज्यादा है, कौन सी एनर्जी ज्यादा है ये वाली ज्यादा है, और ये क्या हो गई कम। अगर कम ऊर्जा की आवश्यकता हो रही है तो यहाँ पे अभिकारक अणु आसानी से उत्पाद में बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, आसानी से बदल जाएगा। और जब आसानी से उत्पाद में परिवर्तित हो जाएगा तो अभिक्रिया वेग भी क्या होगा बढ़ जाएगा। तो यहां से ये जो ग्राफ है ये तो किसकी उपस्थिति में, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति, और ये क्या है उत्प्रेरक की उपस्थिति। तो अपन कैसे डिफाइन करें एक बार और सुन लें। उत्प्रेरक के लिए ऐसे पदार्थ जो स्वयं अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं उत्प्रेरक कहलाते हैं। धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, क्योंकि धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में उस अभिक्रिया की सक्रिय ऊर्जा के मान में कमी होती है, या उत्प्रेरक उस अभिक्रिया को कम ऊर्जा वाला पथ प्रदान कराता है, और कम ऊर्जा वाला अगर पथ उसको मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, तो अभिकारक अणु आसानी से उत्पाद में बदल जाएगा और अभिक्रिया के वेग में वृद्धि हो जाएगी। तो ये होता है उत्प्रेरक का प्रभाव। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग बढ़ेगा और उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में अभिक्रिया वेग धीमी गति से या अभिक्रिया धीमे वेग से संपन्न होती है।
तो ये चौथा कारक हो जाता है किसका, उत्प्रेरक का प्रभाव। ध्यान से देखना है, 2 बार 3 बार अपन वीडियो को देखें। अगर कोई समस्या आती है, अगर समस्या आती है तो मेरे से व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें, क्योंकि व्हाट्सएप नंबर अपना ग्रुप में लिखा, उस पे वीडियो पे लिखा होता है, कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई समस्या कैसी भी आती है तो वो साथ के साथ क्लियर हो जाएगी। और एक अच्छी थिंकिंग के साथ अपन को पढ़ाई करनी है, अच्छा सोच के पढ़ना है, क्योंकि हमारी वैसे ही टाइम बहुत ज्यादा खराब हो गया। तो अपन एकदम तरीके से, एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन अध्ययन करें, ठीक है। आगे हम बात करेंगे चौथे के बाद 5वें पॉइंट के बारे में। 5वां पॉइंट क्या कहता है, कौन सा है? 5वां पॉइंट है ठोस अभिकारक अणु की सतह का क्षेत्रफल। अभिकारक की सतह का क्षेत्रफल। अब सुने, ठोस अभिकारक अणु की सतह का क्षेत्रफल बढ़ने पर अभिक्रिया वेग बढ़ेगा, सतह का क्षेत्रफल कम होने पर अभिक्रिया के वेग में कमी आएगी। क्योंकि गैसीय अभिक्रियाएं ठोस सतह पर संपन्न होती हैं। अगर ठोस सतह बढ़ जाएगी तो गैस ज्यादा मात्रा में स्थान पर संचित होगी और अभिक्रिया ज्यादा मात्रा होगी या क्रियाशीलता बढ़ेगी। जैसे पर एग्जांपल है, एक लकड़ी है, इसको हम जलाना चाहते हैं, और एक क्या है, लकड़ी का बुरादा। अब तीव्र वेग से कौन जलेगा, आसानी से कौन जलेगा, बुरादा जलेगा, क्योंकि यहाँ सतह का क्षेत्रफल बढ़ेगा। बारीक चूर्ण है तो बहुत सी मात्रा में अपन फैला सकते हैं, उसको सतह क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। लेकिन लकड़ी में सतह क्षेत्रफल कम होता है, और सतह क्षेत्रफल कम होने के कारण अभिक्रिया धीमी गति से या धीमी गति से जलेगा, और ये तीव्र गति से जलेगा। तो सीधा सा है कि जैसे लोहे का टुकड़ा ये है, उस पे कोई भी गैस संचित हो रही है H2, तो यहां से अपन कह रहे हैं H2 केवल सरफेस पे संचित होगी, हो जाएगी, क्रिया कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको अपन क्या करें, चूर्ण के रूप में फैला रहे हैं लोहे के टुकड़ों को, मतलब छोटे छोटे टुकड़े कर दें, बारीक चूर्ण कर दें, उसको अपन एक जगह फैलाएं, तो उसके ऊपर H2 अपन क्या करें, संचित कराएं, तो H2 ज्यादा मात्रा में इसके ऊपर फैलेगी, और जितनी ज्यादा मात्रा में H2 इस पे संचित होगी उतनी ही हाइड्रोजन की क्रियाशीलता क्या होगी, बढ़ेगी। तो हम ये कहते हैं कि ठोस अभिकारक अणु का सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अभिक्रिया वेग में वृद्धि हो जाती है। जैसे सूखी लकड़ी का टुकड़ा धीमी गति से चलता है, लेकिन उसको एक बुरादे के रूप में अपन काम में लें, जलाएं, तो उसकी जो वेग है या उसकी जो जलने की दर है उसमें वृद्धि हो जाती है। इसलिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है, ठीक है। तो ये हो जाता है 5वां पॉइंट। आगे एक लास्ट पॉइंट के बारे में बात करेंगे, कौन सा पॉइंट है वो, विकिरण का प्रभाव। अगला पॉइंट है कौन सा, विकिरण का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ रेडिएशन। देखें क्या होता है कि कुछ अभिक्रियाएं सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में या तो धीमी गति से संपन्न होती हैं या उनका जो वेग है वो शून्य होता है, लेकिन विकिरण की उपस्थिति में वह सामान्य वेग से या तीव्र गति से या तीव्र वेग से संपन्न हो जाती हैं। तो विकिरण का मतलब है सनलाइट, मुख्य रूप से तो यही होता है। जैसे H2 + Cl2 क्या बनता है, यहां से 2HCl, प्रकाश क्या ले रहे हैं, hν। hν का मतलब होता है क्वांटा या फोटोन, प्रकाश से कण के लिए एनर्जी का मान होता है ये। अब यहां से अपन कहते हैं अगर hν लेते हैं तो तीव्र वेग से संपन्न हो जाएगी, HCl का निर्माण हो जाएगा, लेकिन अंधेरे में यह अभिक्रिया शून्य वेग से संपन्न होती या अभिक्रिया होती नहीं है, यह अभिक्रिया का वेग शून्य हो जाता है। तो सीधा सा अपन कह रहे हैं कि विकिरण के द्वारा अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। तो कुछ अभिक्रियाएं विकिरण की उपस्थिति में तीव्र वेग से संपन्न होती हैं
और विकिरण की अनुपस्थिति में उनका वेग शून्य या बहुत कम हो जाता है, जैसे H2 + Cl2 2HCl। तो ऐसे कुछ कारक हैं जो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करते हैं या प्रभावित करते हैं। कौन कौन से कारक पढ़े हैं अपन ने? अभिकारकों की सांद्रता बढ़ेगी तो वेग बढ़ेगा। अभिकारक की प्रकृति, जैसी प्रकृति होगी उसी अकॉर्डिंग अभिक्रिया वेग अपना होता है। एक होता है ताप का प्रभाव, ताप बढ़ेगा तो अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। और एक होता है उत्प्रेरक का प्रभाव, उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग में क्या होती है? वृद्धि। और अगला है ठोस अभिकारक अणु की सतह का क्षेत्रफल, सतह का क्षेत्रफल बढ़ने के साथ अभिक्रिया वेग बढ़ेगा। और एक है विकिरण का प्रभाव, तो सामान्यतः विकिरण की उपस्थिति में अभिक्रिया वेग में वृद्धि होती है। तो ऐसे जो कारक हैं वो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं। तो इस टॉपिक में बस इतना ही, और बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। धन्यवाद।